हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 70वीं BPSC के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। यह जो शॉर्ट नोट्स होगा वह चुनावी फंडिंग टॉपिक से संबंधित है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग इस डिस्कशन के अंतर्गत हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि आखिर प्रश्न की मुख्य डिमांड क्या क्या है। तो प्रश्न कह रहा है कि भारत में चुनावी फंडिंग के मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए इससे निपटने के उपाय को सुझाइए। यानी कि इस प्रश्न में मुख्य रूप से हमें दो बातों पर फोकस करना है। पहला कह रहा है कि भारत में चुनावी फंडिंग से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, और जो दूसरी पॉइंट है जिस पर हमें उत्तर में लिखना है कि इससे निपटने के लिए क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं। यानी कि चुनावी फंडिंग की जो अनियमितता है उस अनियमितता को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय को सुझाए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी शॉर्ट नोट्स का आप आंसर लिखें तो उसमें जो इंट्रोडक्शन होगा वह मुख्य रूप से इंट्रोडक्शन को टू द पॉइंट ही स्टार्ट करें। यानी कि प्रश्न की जो डिमांड है उस प्रश्न की डिमांड के अनुसार ही इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करें। तो इस प्रश्न में हमने इंट्रोडक्शन बनाया है कि राजनीतिक दलों को प्राप्त धन और चुनावों के समय उनके द्वारा की जाने वाली खर्च चुनावी फंडिंग के दायरे में आते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन ही मैंने टू द पॉइंट स्टार्ट कर दिया है चुनावी फंडिंग को परिभाषित करते हुए कि राजनीतिक दलों को जो भी धन प्राप्त होता है एवं उस धन के अलावा चुनावों के समय में राजनीतिक दलों द्वारा जो खर्च की जाती है, यानी कि राजनीतिक दलों का आर्थिक संसाधन प्लस उनके द्वारा जो खर्च की जाती है, ये दोनों ही मिलाकर चुनावी फंडिंग के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद यदि चुनावी फंडिंग से संबंधित कुछ विधिक प्रावधान है तो उस प्रावधानों को बताइए। तो इस प्रश्न में चुनावी फंडिंग से संबंधित इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमने इसके विधिक प्रावधानों को बताया है कि भारत में चुनावी फंडिंग को सामान्यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि PRA एक्ट 1951 तथा आयकर अधिनियम 1961 आदि के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित एवं विनियमित किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि भारत में जो चुनावी फंडिंग है उसे विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से दो कानूनों के अंतर्गत या दो प्रावधानों के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसे PRA एक्ट भी कहते हैं, और जो दूसरा है वह है इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि इन्हीं दो अधिनियमों के माध्यम से मुख्य रूप से भारत में चुनावी फंडिंग को विनियमित किया जाता है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन के अलावा चुनावी फंडिंग से संबंधित हम लोग विधिक प्रावधान लिखने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की बात करेंगे, जिसमें प्रश्न का पहला डिमांड है कि भारत में चुनावी फंडिंग से संबंधित कौन कौन से मुद्दे विद्यमान हैं। अब हम लोग इस मुद्दे को देखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें बनाया है कि समान अवसर का अभाव, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच होने से समृद्धशाली उम्मीदवार एवं राजनीतिक दल चुनाव में धन का व्यापक उपयोग कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो चुनाव में दो उम्मीदवारों के मध्य समान अवसर की स्थिति है वह देखने को नहीं मिलती है। इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज एक उम्मीदवार है A और दूसरा उम्मीदवार है B। A उम्मीदवार के पास यदि 100 करोड़ की धनराशि है और B उम्मीदवार के पास यदि 20 करोड़ की धनराशि है, तो स्वाभाविक बात है कि जो A उम्मीदवार होगा वह चुनावों में खर्च ज़्यादा करेगा और जो B उम्मीदवार होगा वह चुनावों में खर्च कम करेगा। तो ऐसी स्थिति में जो जीत की संभावना होगी वह A उम्मीदवार की ज़्यादा होगी और B उम्मीदवार की जीत की जो संभावना होगी वह कम होगी। तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि समान अवसर का अभाव देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट है चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए व्यय की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह जो प्रावधान है वह अवसर की समानता, जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में किया गया है, उस अवसर की समानता का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन देखने को मिलता है। क्योंकि भारतीय संविधान आर्टिकल 16 के अंतर्गत यह स्पष्ट करता है कि भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त होगी, और ऐसी स्थिति में चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए जो व्यय की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में सपोज यदि एक राजनीतिक दल A है और दूसरा राजनीतिक दल B है, तो A राजनीतिक दल के पास यदि 1000 करोड़ की राशि है और B राजनीतिक दल के पास यदि 100 करोड़ की राशि है, तो स्वाभाविक बात है जो A राजनीतिक दल है वह चुनावों में 1000 करोड़ रुपया की राशि खर्च कर पाएगा और B राजनीतिक दल 100 करोड़ की राशि खर्च पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो B राजनीतिक दल है उसे A की तुलना में जो अवसर की समानता है वह कम प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि अवसर की समानता का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत का विवरण देना अनिवार्य नहीं है। भारत में राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि जो भी उन्हें आर्थिक संसाधन यानी कि दान के माध्यम से जो धन प्राप्त होता है उसका स्रोत बताने के लिए राजनीतिक दल बाध्य नहीं है। जबकि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसने 2013 ईस्वी में इस प्रावधान से संबंधित एक सुझाव दिए थे कि राजनीतिक दलों को अपने धन का स्रोत को बताना अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं को स्वायत्त निकाय मानकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पालन नहीं करना। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 2013 ईस्वी में अपने निर्णय में यह सुझाव दिया था कि जितने भी जो राजनीतिक दल हैं वे पब्लिक प्रॉपर्टी हैं और इन राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत आना अनिवार्य है। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों द्वारा स्वयं को एक पब्लिक प्रॉपर्टी ना मानकर स्वयं को एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में, एक स्वायत्त संस्था के रूप में ये मानते हैं और आरटीआई अधिनियम 2005 का ये पालन नहीं करते हैं। यही कारण है कि भारत का कोई भी जो नागरिक है वह राजनीतिक दल के पास आरटीआई दायर कर इनके स्रोत, आर्थिक संसाधनों के स्रोत की जानकारी नहीं मांग सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो गोपनीयता है वह गोपनीयता की स्थिति बनती है और पारदर्शिता का इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने के पश्चात एक नवीन व्यवस्था का अभाव देखने को मिल रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2024 ईस्वी में इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 ईस्वी में चुनावी फंडिंग को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए वर्ष 2017 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था। लेकिन वर्ष 2024 ईस्वी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पारदर्शिता का अभाव बताकर इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके उपरांत वर्तमान समय में जो पुरानी व्यवस्था थी यानी कि 2017 के पूर्व की जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था वर्तमान समय में भी लागू है। तो ऐसी स्थिति में चुनावी फंडिंग को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए एक नवीन व्यवस्था का अभाव देखने को मिल रहा है। अब इतना लिखने के बाद यानी कि जो प्रश्न का पहला डिमांड था कि चुनावी फंडिंग से संबंधित मुद्दे पर प्रकाश डालिए, यानी कि पहला डिमांड का हम लोगों ने आंसर देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक यह है इसमें जिसके बारे में हम आंसर में लिखना है कि इससे निपटने के कौन कौन से उपाय सुझाए जा सकते हैं। तो अब देखिए, इसका उत्तर में मैंने बताया है कि गुमनाम दान पर पूरी तरह से रोक लगाकर फंडिंग और व्यय के नियमों को कठोर बनाने की आवश्यकता है। सपोज यदि एक राजनीतिक दल है ए, उसे जो आर्थिक संसाधन यानी कि जो दान प्राप्त होते हैं उसका स्रोत जो है वह पब्लिक में नहीं है, यानी कि उसका जो स्रोत है गुमनाम स्रोतों से किसी भी राजनीतिक दल को यदि 1000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होती है तो उस राशि जो है वह गुमनाम स्रोत से किसी राजनीतिक दल को प्राप्त हुई है। लेकिन इस चुनावी फंडिंग को और पारदर्शी बनाने के लिए गुमनाम दान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता है तथा राजनीतिक दलों द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उन व्यय पर भी कठोर नियमन बनाने की आवश्यकता है। यानी कि राजनीतिक दलों द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उन व्यय पर कठोर नियमन लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सूचना आयोग के 2013 के आदेशों को मानते हुए राजनीतिक दलों को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत लाना चाहिए। अब देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने 2013 ईस्वी में यह निर्णय लिया था कि जितने भी जो भारत में राजनीतिक दल हैं वे सभी के सभी आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत शामिल होते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 का पालन नहीं किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा ऐसा तर्क दिया गया है कि जितने भी जो राजनीतिक दल हैं वह एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारत में कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनावी फंडिंग को और व्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप देने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सारे राजनीतिक दलों को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विधि आयोग की वर्ष 1999 की रिपोर्ट को स्वीकार कर राजनीतिक दलों को चुनाव का पूरा वित्त पोषण राज्य द्वारा ही किया जाना चाहिए। यानी कि भारत में जो चुनाव होते हैं उन चुनावों से संबंधित जितने भी जो खर्च होते हैं वो सारे के सारे खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
देखिए जब चुनाव में जो खर्च होते हैं उस खर्च को यदि राज्य द्वारा वहन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पारदर्शिता का अभाव देखने को नहीं मिलेगा, पारदर्शिता में कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि जो राजनीतिक दलों द्वारा गुमनाम स्रोतों से जो आर्थिक संसाधन यानी कि दान प्राप्त होते हैं वह समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है नियमों के अनुपालन में ढिलाई पर राजनीतिक दलों को मान्यता रद्द करने या उन दलों पर कठोर दंड लगाने का अधिकार चुनाव आयोग को दी जानी चाहिए। वर्तमान समय में जो प्रावधान है वह चुनावी फंडिंग में अनियमितता के कारण राजनीतिक दलों की मान्यता को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि राजनीतिक दलों को चुनावी फंडिंग में अनियमितता पाए जाने पर उनकी राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई का अधिकार चुनाव आयोग के पास होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के वार्षिक लेखा जोखा का कैग यानी कि नियंत्रक एवं महानिदेशक कार्यालय द्वारा नियमित स्तर पर उनका लेखांकन किया जाना चाहिए। देखिए जब कैग द्वारा उसका लेखांकन किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में अनियमितता की स्थिति बहुत कम देखने को मिलेगी और कहीं न कहीं पारदर्शिता में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से यह जो प्रश्न था उसमें प्रश्न के दोनों डिमांड के हमने कवर कर दिया। अब दोनों डिमांड को कवर करने के बाद हम लोग मुख्य रूप से निष्कर्ष देखते हैं कि निष्कर्ष को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो निष्कर्षतः स्पष्ट है कि चुनावी फंडिंग को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए एक स्वतंत्र व पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके लिए राजनीतिक दलों को भी अपने अपने स्तर पर लोकतांत्रिक एवं पारदर्शी स्वरूप को अपनाना होगा। यानी कि निष्कर्ष में हमने एक तरफ कहीं ना कहीं सुझाव भी दिया है और दूसरी तरफ इस एक व्यवस्था की भी बात की है कि किस प्रकार से इस व्यवस्था को और बेहतर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वो समाप्त हुआ। जब भी आप लोग शॉर्ट नोट्स का आंसर लिखें तो प्रयास करें कि शॉर्ट नोट्स का आंसर जो होना चाहिए वह हमेशा ही शॉर्ट नोट्स का आंसर टू द पॉइंट ही लिखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन समाप्त हुआ।